फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स की लेक्चर सीरीज़ में हमने पिछले 2 वीडियोज़ में काफ़ी सारे बेसिक्स टॉपिक्स कवर किए थे। जैसे कि हमने जीरोथ लॉ के बारे में सीखा था, उससे पहले हमने सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में जाना था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम थर्मोडायनेमिक्स के कुछ और बेसिक्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। देखिए, इंटरनल एनर्जी यानी जिसको हिंदी में हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का। आपको इसके बारे में बेसिक्स पता होने चाहिए। तो इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें इसकी डेफिनेशन सिंपलेस्ट तरीके से पता होनी चाहिए। बहुत ही सरल शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ कि इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पजेस्ड बाय द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊँ तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। इंटरनल एनर्जी is defined as the energy possessed by the constituent particles or the composition of atoms or molecules of a system। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पजेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और द कंपोजिशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम। यानी किसी भी सिस्टम के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, यानी जिनसे मिलकर वो सिस्टम बना होगा, तो वो जो भी पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो एटम्स की फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हो, वो जितनी भी एनर्जी को पजेस कर रहे होंगे, तो वही उनकी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में वहाँ पर क्या हो जाएगा, सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। तो आप सिंपल सरल शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो भी एनर्जी पजेस करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, इंटरनल एनर्जी कहलाती है या आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। तो इंटरनल एनर्जी को जनरली हम डिनोट करते हैं यू से। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर हम किसी सिस्टम के लिए निकालना चाहेंगे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू जनरली क्या हो जाता है, यू एफ माइनस यू आई। एक बेसिक सा फॉर्मूला याद रखिएगा। अभी मैं इसमें डिटेल में भी आऊँगा, जब मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताऊँगा तो इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह सारी डिस्कस करेंगे। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी गिवन एज यू एफ माइनस यू आई, जहाँ पर यू एफ आपका क्या हो जाएगा, फाइनल इंटरनल एनर्जी, और यू आई आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा यू क्या डिनोट कर रहा होगा यहाँ पर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा, इसमें एक बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेज ऑफ द सिस्टम। यानी इंटरनल एनर्जी जो होती है वो किसी भी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। ये यहाँ पे एक एडिशनल टिप की फॉर्म में आप इसमें याद रखिएगा कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द फाइनल एंड इनिशियल स्टेज ऑफ एनी सिस्टम। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी का अगर हम फॉर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एफ माइनस यू आई हो जाएगा। ठीक है, और साथ साथ आपको एक बात और यहाँ पर ये भी याद रखनी है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो इंटरनल एनर्जी इज द ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का फंक्शन होती है। यानी अगर आपका टेम्परेचर वेरी करेगा तो सबसे पहले इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, आप याद रखिएगा कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर में वेरिएशन आने पर इंटरनल एनर्जी में भी वेरिएशन होता है। इंटरनल एनर्जी पूरी तरीके से किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और आप उसको मैथमेटिकली किसका फंक्शन मान सकते हैं, टेम्परेचर का फंक्शन मान सकते हैं। तो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, आप याद रखिएगा। दूसरा, जब भी हम मैथमेटिकली इसको डिनोट करेंगे तो इंटरनल एनर्जी जो है वो फाइनल और इनिशियल स्टेज पर डिपेंड करेगी, तो मैथमेटिकली उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई। तो ये था हमारा इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि कोई भी सिस्टम के कॉन्स्टेंट मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो भी होते हैं उनकी वजह से जो एनर्जी होती है उनमें, वो हमारी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का फंक्शन होती है, और इंटरनल एनर्जी फाइनल और इनिशियल स्टेज पर डिपेंड करती है, और उसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में देखो हम जानते सब कुछ है, लेकिन अगर कोई डेफिनेशन पूछ लेता है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हाथ खड़े कर देते हैं कि सर इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है। तो मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ कि टेम्परेचर है क्या।
अगर कोई आपसे इसकी परिभाषा पूछता है तो आपको इसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है थर्मोडायनेमिक्स के लिए। आप कह सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके बिना आप थर्मोडायनेमिक्स में कुछ नहीं सीख सकते, ठीक है। तो टेम्परेचर इज़ द सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इज़ द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी और ए सिस्टम। यानी किसी भी बॉडी या किसी भी सिस्टम के लिए टेम्परेचर क्या है, एक सेंसेशन है किसका, हॉटनेस एंड कोल्डनेस का, जिसकी वजह से आप उसको सेंस कर पाते हो कि ये बॉडी हॉट है या फिर ये बॉडी क्या है, कोल्ड है। तो ये आप याद रखिएगा, टेम्परेचर इज़ द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी और ए सिस्टम, ठीक है। इसके बाद आप ये भी याद रखिएगा कि टेम्परेचर इज़ द थर्मल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपको पता ही होगा कि थर्मल प्रॉपर्टी है बाई विच वी कैन मेजर द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम। ये हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम किसी भी सिस्टम का या किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस के क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक बात आपको ये भी याद रखना है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर सकती है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन भी निकल जाता है कि टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। तो उस सिस्टम में जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड होगी तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो उसका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इसकी ऐसा यूनिट के बारे में आपको पता ही है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन होती है। बाकी अनदर यूनिट्स में भी हम इसको मेजर करते हैं जो कि डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और फ़ारेनहाइट में भी ये मेजर होता है। तो टेम्परेचर की एक बेसिक सी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि टेम्परेचर इज़ द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी और ए सिस्टम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है और जिसकी जानकारी हमें ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और आप अगर आपको इसमें अगर इंटरेस्ट आ गया तो आपको बहुत ईजी लगेगा। सारा खेल इंटरेस्ट का होता है। जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट को डिफिकल्ट समझते रहेंगे तो वो डिफिकल्टी लगेगा। आप उसमें थोड़ा सा क्या करिए, प्रयास करिए उसको समझने का, रटने का प्रयास मत करिए। जब तक आप किसी भी चीज़ को रटेंगे वो आपको समझ नहीं आएगी और आपके लिए सब्जेक्ट बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। जिस दिन आपको उसमें इंटरेस्ट आ गया दैट मीन्स वो टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, और जैसे और थोड़ा टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे, लेकिन अगर आप उसमें ठान लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो वो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, पिछली क्लास में आपको बताया था कि हम वहाँ पर डिस्कस करते थे जब हम किसकी बात कर रहे थे, कंपैरिजन ऑफ हीट एंड वर्क की बात कर रहे थे। तो वहाँ हमने क्या देखा था बेटे कि जब हम हीट और वर्क का कंपैरिजन करते थे तो वहाँ पर एक सिमिलरिटी आती थी। सिमिलरिटी क्या आती थी कि बोथ आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। अगर आपको याद हो, आपने पिछला वीडियो देखा हो, तो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि जब हम कंपैरिजन करते थे हीट और वर्क का तो वहाँ पर एक सिमिलरिटी का पॉइंट आता था कि दोनों में क्या समानता होती है। तो सिमिलरिटी के पॉइंट में हम लिखते थे कि बोथ आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, यानी हीट और वर्क दोनों क्या होते हैं, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। तो मैंने आपको उस दिन हिंट किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होते हैं और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं। तो उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा फंक्शन के बारे में, और वो कौन सा फंक्शन है पहले आपको पता होना चाहिए, पॉइंट फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरली स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। और ये जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, ठीक है, इसमें मैं वही चीज़ें ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ जो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिस कर देते हैं, और जिसकी वजह से फिर उनको सब्जेक्ट क्या लगता है, बोरिंग लगता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पॉइंट फंक्शन। तो व्हाट इज पॉइंट फंक्शन, ठीक है। तो दोज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज विच कैन बी लोकेटेड बाय अ सिंगल पॉइंट ऑन ए ग्राफ, ठीक है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को या किसी पैरामीटर को ग्राफ पर एक सिंगल पॉइंट की मदद से क्या कर पा रहे हैं, लोकेट कर पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, पॉइंट फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं दोज प्रॉपर्टी those properties which can be located by a single point on a graph are called, उन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट फंक्शंस कह सकते हैं, ठीक है। आर कॉल्ड पॉइंट फंक्शंस, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि वो प्रॉपर्टीज़ जिनको आप क्या कर सकते हैं, एक सिंगल पॉइंट की मदद से ग्राफ पे लोकेट कर सकते हैं, ठीक है, वो सब प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या बन जाएंगी, पॉइंट फंक्शन बन जाएंगी। तो अगर कोई भी पॉइंट फंक्शन है तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि आप उसको क्या कर सकते हैं, ग्राफ पे एक सिंगल पॉइंट की मदद से लोकेट कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल है आपका प्रेशर, ये सब आपने पढ़े हैं, ठीक है, वॉल्यूम, आपका टेम्परेचर,
तो देखिए जो मैंने एटसेट्रा और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप कभी ग्राफ पे प्लॉट करते होंगे तो प्रेशर को आप एक आइडेंटिफाई कर पाएंगे एक सिंगल पॉइंट की मदद से, आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं, वॉल्यूम की वैल्यू को बता सकते हैं, और टेम्परेचर को भी आप ग्राफ पे सिंगल पॉइंट की मदद से क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। दैट्स वाई दीज आर द पॉइंट फंक्शंस, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, पॉइंट फंक्शन कहलाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, एक यहाँ पर नोट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं आपको बता देता हूँ, यही से आपका कॉन्सेप्ट निकलेगा एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स का, कि ऑल द पॉइंट फंक्शंस आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। ये की पॉइंट आप याद रखिएगा, ऑल द पॉइंट फंक्शंस आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, ठीक है। ये बात आपको बेटे याद रखनी है कि ऑल द पॉइंट फंक्शंस आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। जितने भी पॉइंट फंक्शन होंगे, अगर आपको ये हिंट कहीं से मिल जाता है कि वो कोई भी पैरामीटर या कोई भी प्रॉपर्टी आपकी पॉइंट फंक्शन है, तो डेफिनेट सी बात है कि अगर वो पॉइंट फंक्शन है तो वो क्या बनाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाएगी, ठीक है। तो ये की पॉइंट आप दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि जितने भी पॉइंट फंक्शंस होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे टाइप का फंक्शन आता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि पॉइंट फंक्शन के बारे में बताया। पॉइंट फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिनको आप, या आप कह सकते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ पॉइंट फंक्शन बनाती हैं जिनको आप ग्राफ पर एक सिंगल पॉइंट की मदद से लोकेट कर सकते हैं या प्लॉट कर सकते हैं, जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सब हमारे क्या है, पॉइंट फंक्शंस हैं। और आपको मैंने एक की पॉइंट बताया कि जितने भी पॉइंट फंक्शंस होंगे वो डेफिनेटली क्या होंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स को लोकेट करने का आपको तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे प्रेशर की बात करें, प्रेशर आपको पता है कि वो क्या है, पॉइंट फंक्शन है, तो अगर आप इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाएंगे तो डीपी बनाएंगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में आप इसको लोकेट कर पा रहे हैं। वॉल्यूम का एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होगा, डीवी हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होगा, डीटी हो जाएगा। और ये सब पैरामीटर्स आप यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, आपने देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज पॉइंट फंक्शन और व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के फंक्शन की। जो दूसरा टाइप का फंक्शन है वो है हमारा पाथ फंक्शन। तो एक तो पॉइंट फंक्शन अभी हमने पढ़ा, दूसरा है हमारा पाथ फंक्शन। तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, पाथ फंक्शंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दोज फंक्शंस विच कैन नॉट बी लोकेटेड बाय ए सिंगल पॉइंट ऑन द ग्राफ आर कॉल्ड द पॉइंट पाथ फंक्शन। ठीक अपोजिट है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आई होप आप समझ रहे होंगे। जो अभी हमने पॉइंट फंक्शन की डेफिनेशन लिखी थी उसमें हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था, दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी लोकेटेड एज द सिंगल पॉइंट ऑन ए ग्राफ आर कॉल्ड द पॉइंट फंक्शन। तो पाथ फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट, दोज प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी लोकेटेड एज अ सिंगल पॉइंट ऑन ए ग्राफ कैन आर कॉल्ड द पाथ फंक्शन। यानी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं अगर वो सिंगल पॉइंट से लोकेट नहीं हो पा रही हैं ग्राफ पर, तो वो सब क्या बन जाएंगी, पाथ फंक्शंस बन जाएंगी। मैं इसको एग्जांपल आपके लिए बता देता हूँ, आई होप आप इसकी डेफिनेशन खुद भी लिख सकते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, हीट और वर्क डन, ठीक है। कभी भी आप देखना, आप हीट को एक सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट नहीं करते जनरली। आप पीवी डायग्राम की अगर बात करें थर्मोडायनेमिक्स में, और वर्क डन को भी यहाँ पे सिंगल पॉइंट से लोकेट नहीं करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये क्या बनाते हैं, पाथ फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर फिर से वही चीज़ आ जाती है, एक नोट आपको फिर से याद रखना होगा। जैसे कि हमने पॉइंट फंक्शन में पढ़ा था कि जितने भी पॉइंट फंक्शंस होते थे वो सब एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स बनाते थे, तो उसी तरीके से याद रखिएगा जितने भी पाथ फंक्शंस होंगे वो सब क्या बनाएंगे, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स बनाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा ऑल द पाथ फंक्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं या उनको पता नहीं होता, लेकिन ये एक ऐसा पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का जिसके बारे में अगर आपको पता है तभी आप थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑल द पाथ फंक्शंस आर इनएग्जैक्ट, ये क्या होंगे, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होंगे, ठीक है। तो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल अगर कोई भी चीज़ है या कोई भी टर्म इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, जैसे हीट की बात करें तो जनरली आप इनको, मैं जनरली की बात कर रहा हूँ, अभी मैं उस पर भी आऊँगा, जनरली आप इसको डी क्यू ना लिख के क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, या डी डब्ल्यू ना लिख के आप क्या लिखेंगे, डेल्टा डब्ल्यू की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लोकेट करते हैं। अभी मैं ये भी बता दूंगा कि इनका डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। आप ये याद रखिए कि ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, यानी एग्जैक्ट डेरिवेटिव ये नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो एक की पॉइंट आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इसके बेस पर आप कंक्लूजन ये भी कह सकते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कंप्लीट डेरिवेटिव, क्योंकि कंप्लीट डेरिवेटिव आपको पता है, जैसे आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या था, डीपी, ये कंप्लीट डेरिवेटिव बना रहा है, ठीक है। और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होंगे वो जनरली क्या होंगे, कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं होंगे, वो पार्शियल डेरिवेटिव या डिफरेंस की फॉर्म में लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये की पॉइंट भी आप यहाँ से याद रखिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पॉइंट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, और जितने भी पॉइंट फंक्शंस होते हैं वो सब क्या बनाते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स बनाते हैं, और जितने पाथ फंक्शंस होते हैं वो सब इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाते हैं। आई होप आप ये बातें बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।
इसके बाद अगर हम बात करें, एक टॉपिक यहाँ पर आता है इंडिकेटर डायग्राम। इसके बारे में बहुत छोटा सा टॉपिक है और अक्सर इसकी डेफिनेशन एग्जाम्स में पूछ ली जाती है कि व्हाट इज़ इंडिकेटर डायग्राम। तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है। इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन पूछ ली जाती है कई बार, ठीक है। तो जनरली देखिए इंडिकेटर डायग्राम आप सबने पढ़ा होगा और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपने डिस्कस किए होंगे, ठीक है। तो अगर किसी सिस्टम में आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं किस किस के बीच में, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में। अगर कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम के टर्म्स में, यानी एक्स एक्सिस पे आपने वॉल्यूम को लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे आपने किसको लिया हुआ है, प्रेशर को लिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी कर्व बन के आएगा, सपोज दैट मान लीजिए कि ये आया कुछ टर्म्स, मैं इसके नाम दे देता हूँ ए बी, ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिए जो भी ग्राफ का नेचर निकल के आएगा, ठीक है, तो उसका जो कर्व होगा उसका एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, दिस, ये जो एरिया अंडर द कर्व होगा ये आपको क्या देता है, वर्क डन देता है, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। जब हम इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते हैं वो क्या कहलाता है, इंडिकेटर डायग्राम कहलाता है। तो इंडिकेटर डायग्राम में हम क्या कह रहे हैं, इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, देन द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द वर्क डन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और दिस इज नोन एज द, और दिस डायग्राम इज नोन एज द इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि इस प्रोसेस का वर्क डन कितना होगा, तो W इज इक्वल टू, सपोज आप इसको नाम दे दीजिए ABCD, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व ABCDA, ठीक है। तो इसका जो भी है एरिया निकल के आएगा वो आपको क्या दे देगा, इस सिस्टम का वर्क डन दे देगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रकार का जो डायग्राम बनता है उसको इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। यानी अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज इंडिकेटर डायग्राम, तो आपको डेफिनेशन में बहुत सिंपल सी बात लिखनी है, इफ़ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, जब हम प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो जो एरिया अंडर द कर्व होता है, ठीक है, या जो ग्राफ का जो कर्व बनता है उसका जो एरिया होता है वो उसके सिस्टम के वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। और यही डायग्राम क्या कहलाता है, इंडिकेटर डायग्राम कहलाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने काफ़ी सारे किए भी होंगे, अभी हम आने वाली क्लासेस में इसको कराएंगे भी, ठीक है। तो इंडिकेटर डायग्राम आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आता है, देखिए हमने अभी तक क्या सीखा, पाथ फंक्शन के बारे में हमने देख लिया, पॉइंट फंक्शन के बारे में देख लिया, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है थर्मोडायनेमिक्स में, और उसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है वो क्या होता है, तो इसको मैं पूरा डिटेल में आपको ड्राइव भी करवा देता हूँ और समझा भी देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात आपको एक इसमें की पॉइंट याद रखना है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is based on conservation of energy। सबसे पहला की पॉइंट आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो किस पर बेस्ड है, किस कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। देखिए फिजिक्स में काफ़ी सारे कंजर्वेशन प्रिंसिपल है, कंजर्वेशन ऑफ मास भी एग्जिस्ट करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी एग्जिस्ट करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो कंजर्वेशन, जितने भी कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स हैं, तो हम बात करें कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किस कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो याद रखिएगा द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आधारित है। ये क्वेश्चंस काफ़ी सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं इससे, और वन लाइनर स्टेटमेंट भी आपको ये पता होना चाहिए कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पहला की पॉइंट तो ये है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, तो मैं आपको पूरा ड्राइव करवा देता हूँ। सपोज दैट इफ डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट, देखिए मैंने डेल्टा क्यू लिया है बिकॉज अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, हीट कैसा है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो मैंने उसको कंप्लीट डेरिवेटिव की फॉर्म में नहीं डिनोट किया है, ठीक है, मैं डेल्टा क्यू यूज़ कर रहा हूँ। तो इफ डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम, यानी किसी सिस्टम को हम डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, देन तो होगा क्या, देन दिस
amount of heat is utilized in 3 ways। तो ये जो हीट आपने सिस्टम को दी, ये उस सिस्टम में किस तरीके से यूटिलाइज होगी, ये 3 तरीके से यूटिलाइज होगी। फर्स्ट वन, ठीक है, पहला पार्ट क्या है, सम अमाउंट ऑफ हीट, यानी जो हीट आपने दी है उसमें से कुछ हिस्सा उसका, सम अमाउंट ऑफ हीट इज यूटिलाइज्ड in increasing the internal energy of the molecules, internal kinetic energy, ठीक है, वो internal kinetic energy of the molecules of the system। यानी देखिए समझ लीजिए, ठीक है, कि सपोज आप क्या कर रहे हैं, किसी सिस्टम को डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट आपने उस सिस्टम को दी है वो किस तरीके से, उसमें 3 तरीके से यूटिलाइज होगी। पहला पार्ट हम क्या देख रहे हैं कि सम अमाउंट ऑफ हीट इज यूटिलाइज इन इंक्रीजिंग द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इसको हम अगर मैथमेटिकली डिनोट करें तो डेल्टा यू के से डिनोट कर देते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक इंटरनल एनर्जी है, यानी उसमें से कुछ हीट क्या करेगी, जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे उनको एक्साइटेड स्टेट में लाने का कार्य करेगी, वो मूवमेंट करेगा, तो उसकी वजह से उसमें क्या आ जाएगी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। आप बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको समझ पा रहे होंगे। सेकंड पार्ट की बात करें, जो सेकंड पार्ट है उसमें सेकंड पार्ट में कैसे यूटिलाइज होगा, सम अमाउंट ऑफ हीट इज यूटिलाइज, सम पार्ट ऑफ हीट आप कह सकते हैं इज यूटिलाइज्ड इन डूइंग in doing internal potential energy। इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा यूपी से, यानी कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, वो जो उसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी को भी इंक्रीज करने में क्या होगी, यूटिलाइज होगी। और थर्ड वन इसमें क्या आएगा, थर्ड वन आ जाएगा हमारा सम अमाउंट ऑफ हीट जो होगी, ठीक है, वो क्या होगी, एक्सटर्नल वर्क डन में भी यूटिलाइज होगी। सम पार्ट ऑफ हीट इज यूटिलाइज्ड इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क, यानी उस सिस्टम पर कार्य करने में भी कुछ ऊष्मा क्या होगी, कहीं ना कहीं व्यय होगी या यूटिलाइज होगी। तो आपने क्या देखा, इसको अगर हम डिनोट कर रहे हैं तो सपोज डेल्टा डब्ल्यू से मैथमेटिकली इसको डिनोट कर सकते हैं। आपने क्या देखा कि आपने किसी सिस्टम को डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी है, और वो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट क्या है, किस तरीके से उसमें यूटिलाइज हो रही है, 3 तरीके से उस सिस्टम में यूटिलाइज होगी, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि उसमें से कुछ हीट क्या करेगी, जो भी इंटरनल उसके मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने का काम करेगी। जब हीट मिल जाएगी मॉलिक्यूल्स तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, मूव करेंगे, जिसकी वजह से उसमें इंटरनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, उनकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने का काम करेगी, यानी डेल्टा यूपी में यूटिलाइज होगी। साथ ही साथ सम पार्ट ऑफ हीट इज यूटिलाइज इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क, वहाँ पर कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करने में भी हीट यूटिलाइज होगी, जिसको हम डेल्टा डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि मैथमेटिकली अगर इसको समराइज करें कि ये जो 3 टाइप से हीट यूटिलाइज हो रही है, अगर हम कहें कि हमने टोटल सिस्टम को हीट कितनी प्रोवाइड करी, मैथमेटिकली आप बहुत सिंपल तरीके से इसको समझ लीजिए कि डेल्टा क्यू हीट थी, वो यूटिलाइज कितने तरीके से हुई बेटे, 3 तरीके से हुई। सम पार्ट उसने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इंक्रीज कर दिया, उसने मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया, और कुछ पार्ट क्या हो गया, अमाउंट ऑफ वर्क डन में। और आप देखिए डेल्टा यूके और डेल्टा यूपी अगर आप कहें, ये क्या है, इंटरनल काइनेटिक इंटरनल एनर्जी और ये पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी, बेसिकली ये मिलकर क्या बना देंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा क्यू कैन बी रिटन एज, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो यही हमारा स्टेटमेंट निकल के आता है, कंक्लूजन निकल के आता है किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी तरीके से डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, कैसे इसको एनालाइज किया हमने, मैंने आपको बताया अभी कि हमने सिस्टम को कुछ अमाउंट ऑफ हीट दी, वो 3 तरीके से उसमें यूटिलाइज हुई, कौन कौन से तरीके थे वो आपको बताए, और फाइनल कंक्लूजन हमारे सामने क्या निकल के आ रहा है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यानी किसी भी सिस्टम को जो हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं वो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और साथ ही साथ अमाउंट ऑफ वर्क डन में क्या होगी, यूटिलाइज होगी। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, इसके बाद आपको क्या समझना है कि अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर एग्जैक्ट नोटेशन तो यही है, जो आप कह सकते हैं कि सही नोटेशन दर्शाने का सही तरीका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वो यही है। अब आप इसमें आइडेंटिफाई करिए, यहाँ पर 3 टर्म्स आ रहे हैं या 3 पैरामीटर्स आपके सारे हैं। आपके पास क्या है, अमाउंट ऑफ हीट है, आपके पास इंटरनल एनर्जी है, आपके पास अमाउंट ऑफ वर्क डन है। ठीक है, अब देखिए इन तीनों में से एग्जैक्ट डिफरेंशियल कौन सा है, आप अभी दिमाग पे जोड़ डालिए, मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, जो क्या बनाएगा, पाथ फंक्शन पॉइंट फंक्शन बनाएगा। तो आपका एक ही यहाँ पर क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ये काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में कंफ्यूज करने के लिए आपसे कई बार पूछा जाता है। वो आप क्या, मैं आपको बताता हूँ वो आपसे क्या पूछते हैं कि आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला लिखिए। तो जनरली सपोज दैट आप किसी स्टूडेंट ने ये लिखा, वैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको लिखने में भी गलती कर देते हैं, तो वो आपसे यही पूछेंगे कि इनमें से एग्जैक्ट डिफरेंशियल कौन सा है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल केवल एक ही है, और वो क्या है, डेल्टा यू है, यू है यानी इंटरनल एनर्जी है। बाकी ये क्यू और डब्ल्यू क्या है, आपके हीट और वर्क डन क्या है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल यहाँ पर यही है, यानी अगर हम इसको बिल्कुल सही तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें या और करके, मैं इसको सही तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। क्यों मैंने ऐसा क्यों किया, अब आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यू क्या था, इंटरनल एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया, यू एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो वो कंप्लीट डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें कंडीशन आती है, आप उसको याद रखिएगा, इफ देयर इज इनफाइनेटेसिमल चेंज। एक वर्ड आप याद रखिएगा, इनफाइनेटेसिमल। इनफाइनेटेसिमल का मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म, नेग्लिजिबल। ठीक है, इनफाइनेटेसिमल चेंज इन द सिस्टम, अगर किसी सिस्टम में बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन किया जा रहा है या इनफाइनेटेसिमल चेंज है, वर्ड क्या यूज़ करते हैं, इनफाइनेटेसिमल चेंज इन द सिस्टम, देन तो देखिए बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन है, तो वहाँ पर एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल मैटर नहीं करते। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, ये जितने भी इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होंगे वो भी किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो फॉर्म क्या बन जाएगी, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्म तभी वैलिड होगी, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, जब आपका चेंज कैसा होगा, इनफाइनेटेसिमल होगा। तो मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ से काफ़ी सारी और भी चीज़ें हम सीख रहे हैं कि जब भी आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं उसका जो कंक्लूजन निकल के आता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, फिर आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल यू है, तो इसको हम कंप्लीट डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं, बाकी दो को नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात विशेष रूप से याद रखनी है कि जब भी कभी किसी सिस्टम में इनफाइनेटेसिमल चेंज होगा, इनफाइनेटेसिमल चेंज का मतलब बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन या बहुत ही नेग्लिजिबल परिवर्तन, ठीक है, बहुत ही अति सूक्ष्म जिसको कहते हैं, तो उस कंडीशन में जितने भी इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं वो भी किसकी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी आप उनको कंप्लीट डेरिवेटिव की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन केवल और केवल कब करेंगे, नेसेसरी कंडीशन क्या है, किसी भी इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल के एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनने की, वहाँ पर कैसा चेंज होना जरूरी है, इनफाइनेटेसिमल चेंज होना जरूरी है, यानी बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन होना जरूरी है। देन उस कंडीशन में आपका जो फॉर्मूला होगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, डी क्यू इजिकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला वो कैसे बनता है और क्या क्या इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखनी है, अगर कभी भी आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला बताइए, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट प्लस माइनस में गलती कर, सपोज किसी स्टूडेंट ने क्या लिख दिया, डेल्टा क्यू इजिकल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू लिख दिया, ठीक है, या किसी ने क्या कर दिया, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा यू इजिकल टू डेल्टा डब्ल्यू लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, आप घबराइए मत, ठीक है, आप इनमें से कोई भी फॉर्म यूज़ करिए, लेकिन तब तक यूज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है, जब तक आपको इंस्ट्रक्शन गिवन ना हो या कंडीशन गिवन ना हो। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में साइन कन्वेंशन पढ़ाए थे। साइन कन्वेंशन में मैंने आपको क्या सिखाया था कि एक ट्रिक भी बताई थी, हम तो वैसे भी पॉजिटिव, आई होप आपको याद हो, जिन लोगों ने पिछली क्लास अटेंड की होगी आप वीडियो देख सकते हैं। तो हम तो वैसे भी पॉजिटिव में मैंने आपको क्या सिखाया था, हीट गिवन टू द सिस्टम ऑलवेज पॉजिटिव और वर्क डन बाय द सिस्टम ऑलवेज पॉजिटिव। बाकी इसके अलावा जो कंडीशन होगी तो बाकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। अब आप सोचिए कि मान लीजिए कि आपने किसी भी सिस्टम में हीट दी जा रही है या उससे ली जा रही है, वो तो आपको कंडीशन नहीं दे रहा ना। अगर आपको कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है तो आप कोई भी फॉर्म यूज़ करिए कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है या बाय द सिस्टम हो रहा है या हीट गिवन टू द सिस्टम है या हीट गिवन बाय द सिस्टम है, तो आप आँख बंद करके कोई
भी फॉर्म यूज़ करिए, लेकिन अगर उसने कंडीशन दे दी तो आपको उसी कंडीशन के हिसाब से साइन कन्वेंशन को क्या करना होगा, यूज़ करना होगा, तब ये फॉर्म आपकी वैलिड हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में उसको जरूर बताइएगा मुझे, मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। तो इसमें काफ़ी सारी एडिशनल चीज़ें भी हमने सीख ली हैं। अब हम बात कर लेते हैं, इससे भी इम्पॉर्टेंट जो बात आती है वो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इस पे भी हम बात कर लेते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको जीरोथ लॉ का भी बताया था। तो देखिए याद रखिएगा, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंप्लाइज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन हीट एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन। कोई आपसे पूछे, ठीक है, तो इसके दो तरीके से फिजिकल सिग्निफिकेंस आप कह सकते हैं। पहला सिग्निफिकेंस क्या है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंप्लाइज, वो क्या इंप्लाइज करता है, इंप्लाइज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में, हीट एंड वर्क के बीच में। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, भौतिक महत्व है। ठीक है, तो पहला क्या है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंप्लाइज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क। आप देख रहे होंगे फॉर्मूला क्या था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो एक डायरेक्ट रिलेशन आपको मिल रहा है किसके बीच में, हीट और वर्क डन के बीच में। तो ये पहला सिग्निफिकेंस हो गया। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है, दिस लॉ यानी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये इंप्लाइज करता है कि नो परपेचुअल मोशन, no perpetual motion machine can be possible। ठीक है, तो ये नो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, इसको फर्स्ट काइंड मशीन बोलते हैं। नो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड कैन बी पॉसिबल। इसको अब मैं समझा देता हूँ क्या है। नो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड का मतलब ये है कि एक ऐसी मशीन, कोई भी ऐसी मशीन नहीं बन सकती जो क्या करे कि आप उसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट दें और वो डायरेक्टली उस पूरी की पूरी अमाउंट को किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। यानी परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड से ऐसा जो हमारा मतलब है वो ये है कि ऐसी मशीन से मतलब है जो किसी भी सिस्टम को अगर हम टोटल हीट दे रहे हैं वो पूरी की पूरी हीट किस में कंज्यूम हो जाए, उसके वर्क डन में कंज्यूम हो जाए। तो ऐसी कोई भी मशीन नहीं बन सकती। अगर ऐसा होता तो बहुत ही आसान होता, आप बाइक में एक बार पेट्रोल डलाइए, ठीक है, और वो चलता रहता हमेशा, पूरा कंज्यूम हो जाता, कहीं पर एनर्जी लॉस ही नहीं होता। तो ऐसी कोई भी मशीन नहीं बन सकती। ये भी इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, बिकॉज फॉर्मूला आप देख रहे हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। कहीं ना कहीं उसकी इंटरनल एनर्जी में भी कुछ अमाउंट ऑफ जो हीट होगी वो क्या होगी, वेस्ट होगी। ठीक है, तो दो फिजिकल सिग्निफिकेंस आप याद रखिएगा। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंप्लाइज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क। ये हीट और वर्क के बीच में एक क्या देता है, डायरेक्ट रिलेशन प्रोवाइड करता है हमको फर्स्ट लॉ। साथ ही साथ ये भी इंप्लाइज करता है कि नो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड कैन बी पॉसिबल। यानी परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड यानी कोई भी ऐसी मशीन नहीं बन सकती जो डायरेक्टली क्या कर दे, अमाउंट ऑफ हीट को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट आता है वो भी आपको याद रखना है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन क्या है, सीमाएं क्या है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हर जगह एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो लिमिटेशन की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो ये इसकी लिमिटेशंस क्या है ये भी जान लीजिए। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो पहला लिमिटेशन क्या है, इसकी सीमा क्या है कि डायरेक्शन ऑफ हीट। ये क्या नहीं बताता, देखो रिलेशन तो मिल रहा है हीट और वर्क के बीच में, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता हमें कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ हीट, कि हीट का डायरेक्शन क्या होगा, हीट कहाँ से कहाँ की ओर फ्लो करेगी। तो ये पहला लिमिटेशन है। दूसरा क्या है, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी इससे ये भी नहीं पता चलता कि किस रेट से हीट का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो ये दो लिमिटेशन आप याद रखिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दो सीमाएं हैं। पहला क्या है, डायरेक्शन ऑफ हीट, इससे हमें हीट के डायरेक्शन के बारे में नहीं पता चलता। दूसरा क्या है, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, कि किस रेट से हीट का ट्रांसफर होगा, ये भी हमें इससे कोई पता नहीं चलता। तो ये दो इसके लिमिटेशंस हैं या सीमाएं हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।